नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं पीडी सर, शादाब भाई और सुमित सर। बाबा और अंकित अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे जो शुक्रवार को हमने छोड़ा था, महाराष्ट्र के महासस्पेंस पे। और ये सस्पेंस ऐसा है कि वो अब हमें सस्पेंस कहने में भी अब थोड़ा सा अजीब लगने लगा है कि कितना उस सस्पेंस को बना के रखें, क्योंकि अब वो 23 तारीख, आज हमारा 2 दिसंबर हो गया है, तो लगभग 9-10 दिन के करीब हो गए हैं। और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। देवेंद्र फडणवीस होंगे या कोई और नाम का खुलासा होगा। जैसे पिछली बार एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा सुमित सर ने बताया था कि बीजेपी में जब भी 72 घंटे लगे हैं किसी का नाम फाइनल करने में, तो कोई चौंकाने वाला नाम या नया नाम सामने आया है। तो क्या वैसा ही इस बार भी कोई कहानी दोहराई जाएगी, या फिर जो इनकी हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, वो उन्होंने हालांकि बोल तो दिया था कि भाई हम रोड़ा नहीं है। फिर सवाल है कि वो लेकिन अपना दावा भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो इन सब सारे मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शादाब से। शादाब जी, सबसे पहले तो डेवलपमेंट क्या है ये बताइए, क्योंकि अभी बीजेपी ने कुछ देर पहले ही 2 पर्यवेक्षकों का नाम ऐलान किया है, विजय रूपानी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री निर्मला सीतारमण का, वित्त मंत्री। तो उसके बाद का डेवलपमेंट क्या है, और जो बैठक टल गई है वो अब कल होने की बात कही जा रही है, तो क्या होने की उम्मीद है आपके देखिए, साथ? जो सबसे पहले जो ताज़ा घटनाक्रम है वो बता दें कि आपने 2 पर्यवेक्षक के नाम बताए, तो ये दोनों पर्यवेक्षक मुंबई जाएंगे। इसके अलावा जो देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया है, तो ये दोनों नेता, अजीत पवार तो दिल्ली पहुंच गए हैं, देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि आज रात में ये मीटिंग करेंगे अमित शाह से, और फिर वहाँ पे मंत्रिमंडल को तय करेंगे कि कौन कौन से मंत्री होंगे और क्या विभाग उनको दिया जा सकता है। ये सारी बातें यहाँ तय होंगी। इसके अलावा देखिए, एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू दिया है एक बड़े अखबार को, इंग्लिश अखबार को। उन्होंने फिर दावा किया है कि जनता उनको मुख्यमंत्री देखना चाहती है। हालांकि वो खुद तो कह चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और बीजेपी जिसको चाहे वो बना ले, लेकिन वो अखबारों में इंटरव्यू दे रहे हैं। और उनकी आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी शिंदे गुट की, उसको उन्होंने टाल दिया। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग माना जा रहा है कि उन्होंने बैठक क्यों टाली है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो भाजपा विधायक दल की बैठक थी उसकी डेट तीसरी बार बदली गई। पहले 29 नवंबर को होनी थी, फिर 1 दिसंबर रखी गई, फिर 3 रखी गई, और अब कहा जा रहा है कि 4 को बैठक हो गई और 5 को जो है नया जो है मंत्रिमंडल आएगा। एक डेवलपमेंट और है कि देखिए, ये कहा जा रहा है कि अभी जो शुरुआत में जो मंत्रिमंडल शपथ लेगा वो पूरा नहीं लेगा। देखिए, वहाँ 43 मंत्री को बनना ले है, सकते हैं, लेकिन 20 से 22 कहा जा रहा है कि यही मंत्री बनेंगे, जिसमें 10 भारतीय जनता पार्टी के और 5 शिंदे गुट के और 5 अजीत पवार गुट के, और 22 को खाली रखा जाएगा। जो कि जब ये नागपुर का एक सेशन इन्होंने बुलाया है, जो विधानसभा का नागपुर में सत्र होना है, और उस सत्र के बाद इसको उन्होंने 2 हफ्ते का सत्र होगा, और उसके बाद जो है फिर वो रिशफल होगा। तो आप कह सकते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ये दिल्ली में पहुंच गए हैं और पहुंचने वाले हैं। बस देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं, और बाकी डेवलपमेंट वही है जो मैंने आपको बताया। पीडी सर, ये देवेंद्र फडणवीस वहाँ स्थानीय जो महाराष्ट्र में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है। अब बीजेपी ने 149 में 132 सीटें जीती हैं, तो जनता ने भी एक तरह से कह दिया है कि भाई सीएम तो बीजेपी का होना चाहिए। तो फडणवीस साहब के नाम के ऐलान में क्या दिक्कतें हैं? क्या जो आंकड़े की बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने की थी, जो सुमित सर ने हम लोग को बताया था। सिकता जी आ गई, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो दिक्कत क्या है फडणवीस साहब के ऐलान में? क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी से बीजेपी को डर है? बीजेपी एक मैसेज नहीं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने अपना जो दमखम है वो जाहिर किया, प्रूव किया लोकसभा चुनाव में भी, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था। शिवसेना का उस लिहाज से उनसे बेटर प्रदर्शन था, और विधानसभा में भी उन्होंने अपना वो जाहिर किया। उन्होंने दिखाया कि असली शिवसेना कौन है, और उद्धव को उन्होंने दो बार चुनावी मैदान में हराया। तो आपको क्या लगता है, क्या वजह है इस नाम के ऐलान में देरी की? क्यों इसको इतना सस्पेंस बनाया जा रहा है? देखिए, असल में इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बदलते हुए भारतीय राजनीति का चरित्र दिखता है, और कुछ बदलते हुए पत्रकारिता का रूप दिखाई पड़ता है। पहली बात तो ये कि जो महाराष्ट्र का संदेश है, महाराष्ट्र की जनता का, उसके बाद बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि वो शिंदे को इग्नोर कर सकते हैं। हाँ, तो देवेंद्र फडणवीस का अगर बीजेपी के खेमे से सबसे मजबूत नाम कोई था तो देवेंद्र फडणवीस का नाम था, जो सही ढंग से बन सकते थे मुख्यमंत्री। मुझे याद है कि 2019 में जब ये सारा प्रकरण हो रहा था, तो एक बार प्रधानमंत्री और खुद अमित शाह ने लगभग पुष्टि कर दी थी कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे।
उसके बाद बहुत सारे खेल हुए, अजित पवार एक बार साथ आए फिर बाहर आ गए, और अब इस बार जो कुछ हो रहा है उसमें एक तो मतलब जब गठबंधन की राजनीति चलती है तो मोलतोल होता है। शिंदे के पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं दबाव बनाने के अलावा। बेशक शिंदे की भूमिका रही, लेकिन उनके पास पत्ते इतने कम हैं कि वो एक हद से ज़्यादा दबाव नहीं बना सकते हैं। उनकी अब सारी उम्मीद टिकी होगी बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी मतलब विचार चल रहे हैं, अंदरूनी विचार विमर्श पे, क्योंकि वहाँ कई तरह के खेल अब चल रहे हैं। हर आदमी महत्वाकांक्षी है, हर आदमी अपने लिए नए ओहदे चाहता है। देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई दूसरा सामाजिक समीकरण आ जाए, जैसे ओबीसी का नाम, कोई और नाम, ये सब चल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी नहीं, वैसे ज़्यादा समय कई बार राज्य सरकारों के गठन में लगा है। दूसरी बात, पत्रकारिता जितनी तेजी दिखाती है, कई बार मुझे लगता है उसकी सूचनाएं सबसे कम होती हैं। बीजेपी के खेमे से तो सबसे कम सूचनाएं जो हम लोग राज्यों में देख चुके हैं। एक भी पत्रकार मतलब भनक नहीं पा सका कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब उसी को आधार बना के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ भी वही कुछ हो सकता है कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा नाम आए जो शायद एकदम अलग हो। तो महासस्पेंस जैसा शब्द जितना हमें आकर्षित करता है लोगों को लुभाने के लिए, बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसा कुछ नहीं, चीज़ें ठहरी हुई हैं। मीटिंग्स डेवलपमेंट नहीं होती है, मीटिंग में मीटिंग करते जाइए आप, लेकिन ये तय है कि फडणवीस सबसे बड़ा नाम है। और आखिरी दिन में मुझे लगता है कि फडणवीस के नाम पे बीजेपी को मुहर लगानी पड़ेगी, नहीं तो एक बदनामी ये भी झेलनी होगी कि पार्टी क्षत्रपों को बड़ा होने नहीं देना चाहती है। ऐसे दो उदाहरण हम लोग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देख चुके हैं। बेशक आप केंद्र में उनको ले आते हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान बड़ी लंबी पारी खेल चुके थे, उनको भी एहसास था कि मध्य प्रदेश में उनके पास कुछ नहीं बचा है। देवेंद्र फडणवीस वैसी पारी नहीं खेल सके हैं, उनको तो अभी अपना मतलब मॉडलिंग वो कर चुके हैं एक बार, तो उनको मॉडल दिखाना है कि वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ करने की आकांक्षा उनके भीतर बची हुई है, और इस आकांक्षा का भी दबाव होगा, और अंततः सफलता उनके हिस्से की है कि बीजेपी उनको बनाए, मुझे यही लगता है। लेकिन बीजेपी और उसको जानने वाले पत्रकार कुछ और भी कह रहे हैं। सुमित सर, सिकता, अच्छा वो जल्दी जाना है। सिकता जी, एक सवाल ये है कि जो चर्चा है कि एकनाथ शिंदे की नाराज़गी की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन दूसरा एक वर्जन ये भी है कि बीजेपी भी वक्त ले रही है तय करने में। मतलब बीजेपी भी क्या डुअल माइंड है कि देवेंद्र फडणवीस को बनाए या कास्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज की तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो पॉलिटिकली जो डोमिनेंट कास्ट वहाँ पे मान लीजिए मराठा या फिर ओबीसी एक कोई चेहरा, क्योंकि ओबीसी का एक बड़ा सपोर्ट मिला है बीजेपी को। तो जैसे गोपीनाथ मुंडे साहब हुआ करते थे ओबीसी के बड़े नेता, क्या कोई ओबीसी समाज से आ सकता है? कास्ट कॉम्बिनेशन का बीजेपी ख्याल रखेगी? क्योंकि मराठा तो अजीत पवार खुद भी हैं, या एकनाथ शिंदे मान लीजिए डिप्टी सीएम बनते हैं, तो उस हिसाब से मुख्यमंत्री फिर एक कोई मराठा, तो तीनों बड़ी पोस्ट तो मराठा के पास मुझे नहीं लगता ऐसे जा सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में? जो बात प्रियदर्शन जी ने कही उसको मैं आगे बढ़ाऊंगी। बीजेपी की हमेशा से रणनीति रही है, हर विधानसभा चुनावों में हमने देखा है कि जो ऑब्वियस होता है उससे वो आगे बढ़कर या साइड से निकलकर कुछ दूसरा नाम प्रेजेंट कर देते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस एक तरह से कहा जाए तो महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा चेहरा रहे, उन्हीं की अगुवाई में कहा जा सकता है ये चुनाव बीजेपी ने लड़ा, लेकिन वो ऑब्वियस चॉइस हम पत्रकारों के लिए ज़रूर रहे। हमने उनको फैंटास्टिक फडणवीस भी कहा, उनकी अगुवाई में इतना अच्छा रिजल्ट भी रहा है, लेकिन बीजेपी की रणनीति को समझना बहुत मुश्किल है। और एकनाथ शिंदे अगर वक्त ले रहे हैं और बार बार अगर वो अपने बयानों में ये कह रहे हैं कि हम वही करेंगे जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे, तो ऐसे में दूसरा नाम शायद एकनाथ शिंदे भी नहीं जानते हैं कि अगर फडणवीस नहीं तो कौन बीजेपी से बन सकता है जो स्टेट की अगुवाई करेगा। तो ऐसे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को अंदर से जानने वाले, उनको फॉलो करने वाले, उनके बीट के रिपोर्टर्स के पास भी इस वक्त शायद नाम नहीं है कि कौन महाराष्ट्र की अगुवाई करने वाला। हालांकि नाम कई हैं बीजेपी के इस वक्त इस बार महाराष्ट्र में, लेकिन एकनाथ शिंदे जब बार बार आकर पत्रकारों से जब बात करते हैं कि हमारे पास 2 साल का वक्त था, हमने लाड़की बहन योजना पर इतना काम किया, उसका ये एक तरह से
कहें तो इसका नतीजा रहा जो ये हम एक बार फिर लौट रहे हैं सत्ता में। तो उनकी भी आकांक्षा है, उनकी भी ख्वाहिश है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वक्त बीजेपी को समझने वाले भी जानते होंगे कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के मन में क्या है और वो कौन सा नाम होगा जिस पर आखिरी मोहर लगने वाली है। सुमित सर, ये तो आप बार बार बोलते रहे कि दो के अलावा किसी तीसरे को को पता नहीं। सिर्फ ये है कि शुरू के दो को पता है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं एक मतलब कुछ नाम जो आप देखिए कि सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो, जैसे हमारे लास्ट जो वीडियो था जो हमने किया था एकनाथ शिंदे के मन में क्या है, शिंदे क्यों बने फूफा, मतलब क्यों नाराज है, उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया कि एक मुरलीधर माहौल का नाम सामने आया जो केंद्रीय मंत्री हैं पुणे से सांसद। ऐसे ही फिर मैंने उसको चेक किया तो देखा कि सही बात है, सोशल मीडिया बल्कि उनको सफाई देनी पड़ी कि वो रेस में नहीं है मुख्यमंत्री पद के। ऐसे ही कुछ कुछ नामों की, सुधीर मुनगंटीवार की भी चर्चा हो रही है, कुछ कुछ नाम और सामने आ रहे हैं। तो क्या वही बात जो आप कह रहे थे कि वो 3 दिन पे नहीं आया तो कोई नया आएगा, तो लोग अब वो अपना अपना गेस वर्क कर रहे हैं, आपका भी कोई गेस वर्क? नहीं, मेरा कोई गेस वर्क नहीं, मेरा दो ही चीज़ें मैं बोल रहा हूँ शुरू से। आज 10वें दिन भी वही बोल रहा हूँ, आज नतीजों का 10वां दिन है, अब तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ। पहली बात तो ये कि बीजेपी का अध्यक्ष पद और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दोनों खबरें जुड़ी हुई हैं। आप यहाँ पर अगर एक को देखेंगे कि तो बैलेंस करने के लिए दूसरी जाति का, दूसरे व्यक्तित्व का, दूसरी शख्सियत का व्यक्ति दिल्ली आएगा। ये दोनों खबरें जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने भी शायद एक्सपेक्ट की हो जितनी आई है, 90% का स्ट्राइक रेट, 148 149 में से 132 33 सीटें जीत जाना अनप्रेसिडेंटेड था ये बीजेपी तो जनता ने बोला है कि भाई सीएम आपका चाहिए, अगर उस लिहाज से देखें, परफॉर्मेंस के लिहाज से। बिल्कुल। तो अगर ये ऐसा नहीं होता और बीजेपी 100 के आसपास होती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। मेरे ख्याल से इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो गई कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गई है कि किस में से चुने, किसको चुने। मैं फिर से कह रहा हूँ कि देवेंद्र फडणवीस के लिए जितने दिन भी खबर आगे बढ़ती जा रही है उनके लिए उतनी नई चुनौतियाँ पेश होती जा रही हैं। अब आपने जिन सांसद का नाम लिया माहौल साहब का, ये नाम अभी हमने चर्चा भी नहीं की है, आज हम 10वें दिन उनके नाम पे भी चर्चा करने लगे हैं। तो इसका मतलब हर दिन एक नया शख्सियत, एक नया चेहरा, नया नाम चर्चा में आ जा रहा है, जो कि मतलब देवेंद्र फडणवीस के लिए, उनके चाहने वालों को लिए शायद डिस्टर्ब करेगा कि यार एक और नाम आ गया, यार अभी तो मैं अकेला था, अब एक और नाम आ गया। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, आज जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे कल जो एकनाथ शिंदे ने कल कहा, जो आज एक्सप्रेस में छपा, जो आज जिसका जिक्र शादाब कर रहे थे कि भाई मुझे जनता आज भी चाहती है, मैं जनता का सीएम, कॉमन मैन सीएम। ये कहने का मतलब क्या है? जब आप 3 दिन पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जो मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करेंगे मैं उसको मानूंगा, फिर आप 2 दिन घर जाके चले जाते, बैठ जाते हैं, फिर आप निकलते हैं तो ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या? आप बार्गेन कर रहे हैं। अगर आप बार्गेन कर रहे हैं तो बीजेपी को आपकी बार्गेनिंग की जरूरत नहीं है। आज तक उन्होंने विधायक दल की बैठक नहीं बुलाई। नहीं शादाब, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इनको बताए बगैर अनाउंस कर दिया कि दूल्हा तय नहीं है, कि मंडप लग रहा है 5 तारीख को आज़ाद मैदान में शाम को 5 बजे, आपको आना हो तो आइएगा वरना मत आइएगा। वो मैसेज दरअसल एकनाथ शिंदे के लिए है कि हमने मुख्यमंत्री की तैयारी कर ली है, अब आपको आना है तो आपकी जिम्मेदारी है, आप नहीं आना चाहते तो इट्स योर लॉस। ये एक तरीके से मैसेज दिया गया है। वरना इस तरह की खबरें राजभवन से आती थी कि इतने बजे शपथ होगी, इतने बजे होगी। जब आप दावा करने जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बताता बाइट दे के एनआई को कि हम 5 बजे करेंगे, प्रधानमंत्री उस पर आने वाले हैं। दरअसल ये मैसेज दिया गया एकनाथ शिंदे को कि आप नाराज करके फूफा बन के बैठोगे तो हम फूफा को साथ लेके नहीं चलेंगे, हमारा दूल्हा तैयार है, हमारी प्लानिंग तैयार है। बाबा भी आ गए। ये पूरा वसुधा के पास भी कुछ खबर थी, कुछ नहीं वो बताना चाह रही थी कुछ। आइए वसुधा, आइए आप, आइए। वसुधा बता रही थी होम मिनिस्ट्री को लेके जो विवाद था, तो 2 मिनट वसुधा आपके लेंगे। आप कुछ बताना चाह रही थी। आई थिंक मुझे ये लगता है कि सेंट्रली इनके जो नंबर्स हैं ना, 240 है बीजेपी के पास, दे ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि वो जो 7 MPs जो शिंदे के साथ हैं, आप पार्लियामेंट में इनको जब देखते हैं तो बिल्कुल शिंदे के बड़े लॉयल लोग हैं, तो दे डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग नेशनली ऑल्सो। वो एक बहुत बड़ा उनके लिए एक आई थिंक चैलेंज है, चैलेंज नहीं है वैसे अभी, पर वो नहीं चाहते कि नेशनल का कोई प्रॉब्लम हो। तो स्टेट में मुझे नहीं लगता इतना उनको फ़र्क पड़ता है कि होम ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है। फडणवीस, शिवराज चौहान या वसुंधरा राजे नहीं है, यू हैव टू गिव इट टू हिम बिकॉज यू नो ही हैज़ मैनेज टू गेट 47 आउट ऑफ द 52 सीट्स इन विदर्भ। RSS के बहुत ज़्यादा क्लोज भी हैं, लेकिन उनको कहाँ अकोमोडेट करेंगे वो सब। तो आज हमने जब एक सीनियर लीडर को पूछा तो उन्होंने कहा कि
बिल्कुल जो है शक कोई बात है ही नहीं। तो हमने फिर ये भी पूछा उनको कि तो पिक्चर में उनका जो चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों था, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं उसको गुदगुदी करता क्या, लाइक यू नो मीन दैट्स द सेंस ही गेव अस। सो बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल का प्रोजेक्शन है, बट आई थिंक दे डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग नेशनली बिकॉज टीडीपी इंपॉर्टेंट है, जेडीयू इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर टू पार्टीज हु हैव बीन विद अदर पीपल एंड शिंदे एमपीज आर वेरी इमोशनल, सो दे डोंट वांट एनीथिंग गोइंग रॉन्ग देयर। तो मतलब इशारों में आपने ये बता दिया कि फडणवीस ही सीएम होंगे, बात अभी एकनाथ शिंदे साहब को मनाने की है, इसलिए वक्त लिया जा रहा है। आज वही कहा कि शक किस बात का, उन्होंने कहा कि शक किस बात का है, सो इट्स मोर और लेस श्योर कि और कोई है भी नहीं ना, और वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है महाराष्ट्र का मॉडल। और मुझे इतना पता है कि पीएम का जो एक विजन है महाराष्ट्र को रिगार्डिंग, उसमें फडणवीस बहुत ज़्यादा ठीक फिट बैठता। सुमित सर आप अपनी बात कैरी ऑन रखे। वो हम लोग ये बात परसों कर चुके हैं कि भाई बीजेपी को इस बात की भी चिंता करनी है कि यहाँ 240 ही हैं, वहाँ भले ही आपके सारे के सारे आगे हैं, दिल्ली में 40 कम है आपके, तो अगर आप एक को नाराज करोगे तो उसका असर चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार पर पड़ेगा। और जैसे कि अभी वसुधा बोल के गई, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपने यहाँ अगर एक अलाई को नाराज किया तो 2 अलाई को आप और तैयार कर दोगे कि हम भी अब वो करेंगे। तो इसीलिए बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। और ये जो परसों मैंने कह रहा था बावन कोले वाली बात, यही तो वो मैसेज दरअसल एकनाथ शिंदे को है कि भाई आप आ जाइए, हम आपकी सब बातें मानने को तैयार हैं। होम मिनिस्ट्री, स्पीकर शायद मुश्किल हो, लेकिन जो मुझे लगता है जो बीजेपी मान सकती है वो ये कि जो 16 या 17 म्यूनिसपैलिटीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें से एक उसमें बीएमसी भी है। बीएमसी में 2.5 साल के टेन्योर पर बीजेपी मान सकती है कि 2.5 साल हमारा अध्यक्ष होगा महापौर, 2.5 साल आपका होगा, अगर हमारी सरकार बनती है वहाँ पर हम लोग मेजोरिटी में आते हैं। सिमिलरली ठाणे उनको दे सकते हैं, ठाणे की म्यूनिसपैलिटी, क्योंकि ठाणे के नेता हैं ठाणे क्या है? तो ठाणे उनको दे सकते हैं कि ठाणे आप चल लेना, हम उसमें सेकेंडरी रोल में रहेंगे। ये मैक्सिमम मुझे लगता है कि बीजेपी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ ये फॉर्मूला निकाल सकती है। बाबा बात ये हो रही थी कि मतलब अब सस्पेंस कहते कहते हम लोगों को भी थोड़ा अजीब लगने लगा है। वो कितने दिन सस्पेंस वर्ड यूज करेंगे महाराष्ट्र में? अब तो 10 दिन हो गए बाबा। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब जो ये वसुधा ने कहा कि भाई वो मुंबई के साथ दिल्ली का भी तो ख्याल रखना है, तो बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं, बात दिल्ली की भी है। देखिए मैं अभी भी मानता हूँ कि फडणवीस साहब पर बीजेपी स्टिक कर रही है। 4 दिन पहले ही एक जगह हम लोग को बता दिया गया था कि यही होगा, आगे पीछे करके देवा भाऊ बोला कि देखो पोस्टर में भी आपने देखा होगा चुनाव के समय देवा भाऊ के पोस्टर लगे हुए थे, तो ऊपर नरेंद्र नीचे देवेंद्र वाला किस्सा है वहाँ पर। अब जो बाकी निटिग्रिटी तय हो रही है, हुआ क्या कि फडणवीस साहब जिस ढंग से रूट के चले गए ना, किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आदमी वो अपने शिंदे साहब, हाँ, शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे साहब जिस ढंग से रूट के चले गए, अब उसके लिए बार्गेनिंग करना चाह रहे हैं। मराठा एक्चुअली दिक्कत बीजेपी के, एक तो उन्होंने बताया कि आप लोकसभा के नंबर को भी आपको ध्यान में रखना होगा, राज्यसभा के नंबर को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आप बहुत ही थिन विकेट पे हैं लोकसभा में भी, और उसको यदि नाराज़ करेंगे तो फिर बाकी एलायंस को भी सिग्नल जाएगा। वैसे बीजेपी पे ये तोहमत लगती रहती है कि बीजेपी अपने एलायंस को दबा के रखती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है ना कि यदि आप देवेंद्र फडणवीस को बनाते हैं और आप शिंदे साहब को बहुत नाराज़ नहीं कर सकते, वो मराठा फेस है यार, इसको आप नाराज़ नहीं कर सकते हैं। लोग फिर देवेंद्र फडणवीस के पिछले कार्यकाल को याद करते हैं कि किस तरह मराठाओं से एक तरह से अनबन हो गई थी। इस बार आपको मराठवाड़ा में भी ढेर सारे वोट मिले हैं, तो आप वो प्लैंक भी नहीं खोना चाहते कि हम एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना के बैठा दें और मराठा लीडरशिप को इग्नोर कर दे। इसलिए बीजेपी अभी उनको इग्नोर करने के हालत में है नहीं। हालांकि अजीत पवार है वहाँ पर, और वो बीजेपी चाहेगी कि अजीत पवार के साथ साथ जो है एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री बने। उप मुख्यमंत्री पर भी आज देखा आपने शिंदे साहब के बेटे का एक लंबा चौड़ा है, उन्होंने किया, बहुत सारे चीज़ एक्सप्लेन करने की बात कही है। इसी बीच में एक दूसरा सिगुफा छोड़ा गया कि एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर होंगे, आदित्य ठाकरे जो है वो डिप्टी सीएम होंगे और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे। ये भी एक रूमर जो है ना, एक उधर से भी प्लान किया जा रहा है। अब लोग बहुत मजे ले रहे हैं भाई, पॉलिटिकल काइट फ्लाइंग में क्या दिक्कत है भाई? ये यदि आप एकनाथ शिंदे को नहीं बना रहे हैं तो चलिए, तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाए और 2 उप मुख्यमंत्री बन जाए, आदित्य ठाकरे और अजीत पवार, और एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। तो
तो ये सब नंबर वहाँ नहीं पूरा। हालांकि वो नंबर नहीं, वो सिर्फ मजे लेने के लिए। मैं कह रहा मैं काइट फ्लाइट में क्या दिक्कत है भाई साहब, वो ये सब भी क्यों अजीत पवार और एकनाथ शिंदे और ये सब मिला एमबीए मिला के भी नंबर नहीं, वो अब सारे जुट जाएंगे तभी। तीनों मिला के नंबर नहीं होंगे। एक्चुअली बाबा शिंदे देखिए, शिंदे और अजीत पवार दोनों गुट में बीजेपी के लोग भी विधायक हैं, जो मैं कह टिकट रहा उनका है हूँ, लेकिन है वो भी। अलग अलग बात है, लेकिन ये भी एक काइट फ्लाइंग चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ, नंबर पूरे हो रहे हैं, आप उसका मैथ करके देख लीजिए। खैर जो भी हो, तो ये स्थिति है। तो चीज़ें जो है उतनी आसान नहीं है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी हर जगह फंसी हुई है। अब जो है सबसे ऊपर से ही इंटरवीन होगा और तभी जा करके ये रास्ता निकलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे लगता है फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं और 2 डिप्टी सीएम होंगे। एकनाथ शिंदे भी डिप्टी सीएम होंगे और अजीत पवार भी डिप्टी सीएम। ये तो एक चीज में और कर दिया, अगर फडणवीस साहब होंगे सीएम, तो बदले में एकनाथ शिंदे क्या क्या लेके मानेंगे जिसके नीचे वो तैयार नहीं होंगे? तो यूडी उनको उनकी पहली मांग है, यूडी और होम की भी बात चल रही है। तो यूडी होम दिया जा सकता है। कुछ और विभाग की बात है जो भी बताया अभी गया, केंद्र, जहां तक मुझे याद है, केंद्र में तो इनका कोई मंत्री इन्होंने शिंदे साहब ने लिया नहीं था, नहीं लिया तो मुझे लगता है वो शायद इंतजार इसी वक्त का कर रहे थे। इंतजार है। तो फिर एक अजीत पवार के गुट से फिर प्रफुल्ल पटेल भी जो है वो मिनिस्टर का उनका भी ओथ हो सकता है यहाँ पर, समझ गए। शिंदे गुट नहीं के तो सुनील तटकरे साहब तो शिंदे गुट के यदि बनेंगे तो यहाँ से प्रफुल्ल पटेल का भी ओथ होगा। पिछली बार उनको, लेकिन पिछली बार कहते हैं बाबा कि चार्ज दिया जा रहा था। पिछली बार एमओ से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जा रहा था, जो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू सूत्रों के अनुसार, कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं मुझे कैबिनेट रैंक ही चाहिए। तो वो टल गया, तो फिर टलता ही आ रहा अभी तक। तो ये चीज़ें होनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में मिली जुली हैं। तो एक बार में होगा तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यहाँ भी ओथ होंगे, सेंटर में भी एकनाथ शिंदे गुट से, अजीत पवार गुट से, और वहाँ भी जो है मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री, वो सब फाइनल होगा और विभागों का बंटवारा भी होगा। एक और चीज़ जो है पालक मंत्री, वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वो कहा जाता है कि वो किसी भी मिनिस्टर से ज़्यादा जो है ना वो रसूख रखता है। तो वो पालक मंत्री भी डिसाइड होने हैं, तो उसको लेकर के भी अपने अपने नाम जो है वो दिए गए हैं कि भाई कौन सा पालक मंत्री किस डिस्ट्रिक्ट का होगा। तो वो सब चीज़ भी तय होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखिए, एक जानकारी मेरे पास और है कि जो अजीत पवार गुट है उनके एक नेता से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो भाजपा की तरफ से उनको ऑफर आया है वो ये आया है कि 6 एमएलए पे एक मंत्री का नाम आप बताइए। तो अजीत पवार ने तकरीबन जो है जो उनको 9-10 मंत्रालय मिलना है, तो उन्होंने नाम की चर्चा अपने विधायक नहीं 6 पे, भाजपा ने उनसे 6 पे 1 कहा है, तो उन्होंने 9-10 नाम तय कर लिए हैं। उन्होंने अपने विधायकों से बढ़ा के एक लिस्ट बना रखी है, उन्होंने भेजी नहीं है। उस नेता ने यह भी दावा किया कि अभी भेजी नहीं है, भाजपा अपना मुख्यमंत्री तय कर ले तो अजीत पवार उनको अपना लिस्ट भेज देंगे। अजीत पवार आज वैसे मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, ये हम लोगों ने इस चर्चा में बात की कि वो पहुंच गए हैं। और ये भी खबर है कि एक अजीत पवार को इंडिकेशन भी दिया गया है कि अभी शुरू में आपके 5 मंत्रियों की ओथ होगी, और हम ये जो नागपुर का जो सेशन 40 विधायक हैं, तो उस हिसाब से तो अगर 6 पे 1 है तो बनेगा नहीं ना 9-10 का हिसाब, ज़्यादा से ज़्यादा 7 का बन सकता है अगर उस हिसाब। नहीं, लेकिन वो 9 का वादा उनसे भाजपा ने किया है कि हम आपको 9 मंत्री दे सकते हैं। तो लेकिन ये भी कहा गया है कि जो अभी जो मंत्रिमंडल जो ओथ लेगा वो 20 से 22 मंत्रियों का हो सकता है। ये नागपुर सेशन के बाद पूरा ओथ लेंगे ये लोग, अभी सेशन बीच में रहेगा, 20-22 नामों पे सस्पेंस बना रहेगा। भाजपा का सीएम, भाजपा के 10 मंत्री और शिंदे साहब के 5-6 मंत्री और 4-5 मंत्री अजीत पवार के, ये नागपुर सेशन से पहले ले लेंगे, फिर मेजॉरिटी साबित करेंगे, और जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा वो फिर सेशन के बाद होगा। दूसरी बात यह है कि शिंदे साहब की भूमिका के बारे में भी ये कहा गया कि देखिए एकनाथ शिंदे नाराज़ हैं, तो वो उद्धव ठाकरे के परिवारवाद के खिलाफ आए थे बाहर, तो अगर वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की गलती करेंगे तो उनको ये भी समझना होगा कि भाई जो हाँ, इसीलिए तो उसने सफाई दी है उनके बेटे ने कि भाई जो आप आदित्य ठाकरे के खिलाफ आप लड़ाई लड़े कि भाई इनके यहाँ परिवारवाद है, तो वही परिवारवाद तो आप भी बढ़ाएंगे। आप मुख्यमंत्री रहे, आज आप कहोगे कि भाई हम मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे बेटे को डिप्टी सीएम बनाओ, तो इसीलिए आज उनके बेटे की सफाई आई है कि भाई कि हम नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर भी रिजेंटमेंट हो सकता है। दूसरी बात यह है कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं कि भाई जिस तरीके से आपने उद्धव ठाकरे को छोड़ा, तो आपके एमएलए भी तो आपको छोड़ सकते हैं, आपकी पार्टी इंटैक्ट रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि आप भी तो बाहर से निकल कर आए, आपको भी मुख्यमंत्री पद सजा के मिला, तो उनकी पार्टी में भी टूट हो सकती है। ये एकनाथ शिंदे शायद इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, पाने के लिए नहीं है। क्योंकि अगर उनको हटा भी दीजिए तो भाजपा
सपा और अजीत पवार के पास नंबर है, वो तो सिर्फ एक फेस है कि भाई उनके नाम पे जो कोई चुनाव लड़ा गया, चूंकि उनको भाजपा छोड़ नहीं सकती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बार्गेन करने की पोजीशन में भी नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी में भी टूट हो सकती है। जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट कराई थी, तो वो टूट उनकी पार्टी में भी हो सकती है। अब कुछ छोटी छोटी टिप्पणियाँ ले लेते हैं लास्ट में। पीडी सर, ये बताइए कि जब बीजेपी का नारा था एक हैं तो सेफ हैं या बटोगे तो कटोगे, मतलब कुल मिला के बात थी कि भाई जातवाद की बात मत करो, हिंदू की बात करो, मैसेज तो यही था। जब बात जाति की नहीं है तो फिर फडणवीस के मामले में इतना जाति समीकरण साधने की और उसको एनालिसिस की क्या जरूरत पड़ रही है? नहीं, भारत की खूबी यही है, और हर कोई जो है भारत में जाति पे को नहीं मानता है, लेकिन थोड़ी सी उसकी चमड़ी खुरची तो जाति निकल आती है। तो इसका दोष सिर्फ बीजेपी को नहीं दे सकते, तमाम पार्टियों पे बिल्कुल यकसां लागू होता है। लेकिन बीजेपी की जो सारी बातें जो शादाब बोल रहे थे, बाबा या सुमित बोल रहे थे, एक बात मुझे ख्याल आ रही थी कि जब पार्टियां बड़ी होती हैं तो उनके यहाँ नेतृत्व का एक संकट पैदा होता है। आज जो मतलब कांग्रेस के भीतर जो तमाम राज्यों में अंदरूनी टकराव दिखते हैं, वो देर सवेर बीजेपी में पैदा होंगे। मतलब जब आप एक नेतृत्व को कमज़ोर करके दूसरा खड़ा करते हैं, जैसे कल्पना कीजिए महाराष्ट्र में जो मध्य प्रदेश में जो नए मुख्यमंत्री हैं, आखिर वो भी मजबूत होंगे, उनका भी एक गुट होगा। एक शिवराज सिंह चौहान के साथ जो लोग हैं, शिवराज सिंह चौहान मुझे याद है जब उमा भारती थी मुख्यमंत्री, तो वो उनको बिल्कुल राइट हैंड जैसे माने जाते थे, लगता ही नहीं था कि उनकी कोई हैसियत है। वो इतने बड़े हो गए कि उमा भारती से बड़े दिखने लगे। तो सत्ता के केंद्र बढ़ते जाते हैं, अंदरूनी गुटबाजी भी उसी ढंग से बढ़ती जाती है। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में देख रहे हैं, दूसरे दलों में देख रहे हैं, देर सवेर बीजेपी को भी इसका सामना करना पड़ेगा, और नहीं तो बीजेपी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर राज्य में कोई एक नेता हो। एक नेता होगा तो फिर वो केंद्र के लिए मुश्किल खड़ी करेगा। जैसे वो यूपी में भी बीजेपी की कोशिश यही है कि योगी को थोड़ा थोड़ा दबाया जाए किसी भी तरह। महाराष्ट्र में अब फडणवीस जी के साथ यही कहा जा रहा है। तो इस द्वंद्व से पार्टियों को गुजरना पड़ता है, जो बीजेपी को गुजरना पड़ रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के साथ कर्नाटक में भी यही है। हाँ। सुमित सर, कोई आप कुछ कहना? नहीं, कुछ नहीं। अब मतलब घोड़े दौड़ा के कुछ फ़ायदा है नहीं, कुछ हम लोग बात करते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक दिन 2 दिन की बात और है। पर मैं इस आज के दिन भर में जो मुझे सबसे दिलचस्प खबर लगी, दिलचस्प बोल रहा हूँ और दिलचस्प को कोर्ट में बोल रहा हूँ, वो है विजय रूपानी जी का न्यूज़ में आ जाना। हम लोगों के दिमाग से उतर गए थे विजय रूपानी जी, ये हमारी गलती है इतने पद से हटे हैं। हाँ, उसके बाद वो केंद्र में मंत्री रहे, वो कहाँ चले गए, कैसे चले गए, मुझे याद ही नहीं है विजय रूपानी जी। फिर अचानक है विजय रूपानी जी को प्रभारी बना के भेजा गया है। और निर्मला सीतारमण भी, हाँ, वो ऐसे राजनीतिक मोलतोल के लिए नहीं जानी जाती। मतलब विजय रूपाणी के अलावा निर्मला सीतारमण दूसरी नेता हैं जैसे मोलतोल के लिए नहीं जानी जाती हैं। यानी वो एक शिष्ट शालीन जेएनयू से निकली हुई इकोनॉमी को ही संभालने बड़ी बात है, वो इस तरह के राजनीतिक उसमें नहीं पड़ सकती हैं। तो जाहिर है कि दोनों वहाँ समझौता कराने नहीं, संदेश लेके आए हुए लोग हैं। वो ऊपर से जो संदेश होगा जिसको ये डिलीवर करें। मैं बस आपकी बात को ही मैं बोल रहा था कि यही बात मैं कह रहा था कि पर्ची साथ में जाएगी, और पर्ची अगर देवेंद्र के नाम की है तो देवेंद्र को तो बता दिया जाएगा, देवेंद्र फडणवीस साहब को, और किसी और से उनका नाम बुलवाया जाएगा और उससे उनके नाम पे मोहर लगवाई जाएगी। और उनके नाम की नहीं है तो उन्हीं से बुलवाया जाएगा कि फला आदमी है मोहन यादव, फला आदमी है भजन लाल शर्मा, और आपको उसको इंडोर्स करना है। तो इतनी दिलचस्पी बची है। बाबा एक बस आप बोलिएगा, एक चीज ऐड कर दूं मैं इसमें, अगर मान लीजिए उस पर्ची में फडणवीस साहब का नाम नहीं हुआ, तो क्या वो पिछली बार की तरह मान जाएंगे? नहीं, वो फिर नड्डा साहब जो पब्लिकली बोलना पड़ा कि आप सीएम साहब एक्सेप्ट नहीं, यदि उनका नाम नहीं है पर्ची में, यदि उनका नाम पर्ची में नहीं है तो वो भाजपा के फिर अध्यक्ष बनेंगे। बिल्कुल। तो वो अध्यक्ष, वो भी खुशी खुशी बनेंगे या तो बनना ही होगा। पार्टी को तो आपको मानना ही पड़ेगा ना, वो तो कोई वैसी पार्टी है नहीं कि आप अपना एक गुट बना के, वैसे आंकड़े नहीं है, आप कुछ मैनूवर कर नहीं सकते, बहुत स्पेस बचा नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि वो जो एक जो बाबा चल कह रहा रहे है हैं कि संघ ने पूरी ताकत लगाई तब इतनी बड़ी जीत हुई, वही तो, और संघ का जो है वो दुलारा देवेंद्र है, तो नरेंद्र क्यों नहीं बनाएंगे? तो ये 11-12 दिन क्यों हो रहे हैं फिर? इतनी माथापच्ची किस लिए है? तो फिर शिंदे साहब वाली बात फंस गई ना कि नहीं। भाई इधर का भी तो ख्याल रखना। आपको अब सीएम तो आपको चुनना है ना, आपके पार्टी का इतनी बड़ी मेजोरिटी है। शिंदे साहब इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? अब आपको तो उनकी ज़रूरत भी नहीं है।
टेक्निकली देखा जाए। लेकिन चूंकि बीजेपी का नेतृत्व सबको प्री पोल अलायंस वाले को सबको साथ लेकर चल रहा है, आपकी मान मनोबल भी झेल रहा है, थोड़ी सी आपको बार्गेनिंग पॉइंट्स भी दे रहा है। और इन सब के बीच में आप लोग झारखंड भूल रहे हैं, झारखंड में मंत्रिमंडल नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा नहीं बन पा रहा, आपको मालूम है ना, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं आप लोग उस झारखंड पे बाबा चर्चा करेंगे, उस पे भी चर्चा करेंगे। में। हाँ, तो वो उसमें सादाब की एक खबर है, सादाब बताइए कि इस बार कांग्रेस को 4 जो है मंत्री पद की कुर्सी नहीं दे रहे हैं, वो सोरेन साहब कह रहे हैं 3 ही बनाएंगे। उससे हो गया आज कांग्रेस में झगड़ा, और कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात हुई और एक ही की जो है आरजेडी को दे रहे हैं, क्योंकि इस बार उनके अपने ज़्यादा जीत गए हैं, तो वो अपने जो ज़्यादा जीत गए हैं तो उनको अपने लोगों का वो ज़्यादा अकोमोडेट कर। कल्पना सोरेन मंत्री बनेंगी कि नहीं, अगर ऐसा कुछ कल्पना सोरेन क्यों बनेगी मंत्री? खबरें चल रही थी कुछ। वो तो चीफ मिनिस्टर, बैकडोर चीफ मिनिस्टर है वो तो आज की चर्चा में बस इतना ही, और आप देखते रहिए इलेक्शन कैफ़े। आपने अपनी राय बताइए हमें, जैसे बहुत अच्छी कमेंट्स लोगों ने किए, कुछ नेताओं के नाम भी सजेस्ट किए कि ये हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने एनालिसिस भी की, तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ करके। और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसको साझा करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।